नमस्कार गाइस, आप सभी का नेशनल थंब एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी और जीएस के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे आपका जो रियल एग्जाम 2022 एसएससी जीडी का हुआ था, तो वहां से मैंने इसको उठाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का पहला स्थान, कहने का मतलब सबसे बड़ा है। फिर अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो आपका मध्य प्रदेश है। फिर तीसरा सबसे बड़ा पूछे तो आपका महाराष्ट्र है। और यूपी आपका चौथा सबसे बड़ा राज्य है, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें, हम किसकी बात करें? जनसंख्या की बात करें तो आपका जो पहले नंबर पे आएगा वो आपका यूपी आएगा, और जो दूसरे नंबर पे आएगा, जो किस पे आएगा? दूसरे पे आएगा, तो वो आपका महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। फिर यूटी को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी यूटी का मतलब यहाँ पे टी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? टी। यूटी केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा इसके अनुसार अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो आपका लद्दाख होगा। क्या होगा? लद्दाख होगा। अगर वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे हमसे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो यूपी होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा जनसंख्या के? सॉरी, यूपी तो मैंने वो बता दिया ना, सॉरी माफी चाहता हूं, यहाँ पे मैंने जो है वो बता दिया है, राज्य बता दिया। ठीक है, हमें बताना क्या है? सबसे बड़ा यूटी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो दिल्ली। कौन सा होगा भाई? दिल्ली होगा। ठीक है, वहीं अगर यूटी सबसे छोटा पूछे, क्या पूछे कि यूटी भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा है, तो दोनों, चाहे तो वो क्षेत्रफल के अनुसार पूछे और चाहे तो वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे, तो दोनों का आंसर एक ही आएगा, लक्षद्वीप। क्या आंसर आना चाहिए? लक्षद्वीप ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, और अन्य जानकारी देखते हैं कि और कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका भारत से अगर बनेगा तो ये भी बन सकता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के भूभाग के कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। फिर पूछता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, जो सबसे बड़ा देश है, तो वो कौन सा है? आपका रूस है। कौन सा है? रूस है आपका, रूस सबसे बड़ा है। फिर दूसरा आपका कनाडा है, दूसरा कौन सा है? कनाडा है। तीसरा आपका चीन है, तीसरा आपका क्या है? चीन है। चौथा आपका क्या है? यूएसए है, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 आप ध्यान रखें। हालांकि और भी भारत का ध्यान रख सकते हो स्थान क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा है सबसे बड़ा? भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे तो दूसरा है, अभी तक किसका था? चीन का था, है ना। तो फिर और देख लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ये भी बन सकता है कि विश्व के जो महाद्वीप है, कभी कभी वहां से आ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अगर महाद्वीप पूछे, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछे तो क्या बताओगे? तो पहले पे आपका, हम किस महाद्वीप में रहते हैं? तो एशिया। चाहे वो क्षेत्रफल के अनुसार पूछे और चाहे वो जनसंख्या के अनुसार पूछे, तो पहला स्थान आपका किसका? एशिया का आएगा। फिर आपका अफ्रीका का आएगा। किसका दोस्तों? अफ्रीका का ही आएगा, चाहे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ ले और चाहे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ ले। फिर अगर सबसे छोटा महाद्वीप पूछे, सबसे छोटा अगर पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर आएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट्स जो हैं ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है, चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी, या फिर चंपारण आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
असहयोग आंदोलन भारत में 1 अगस्त कब 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चोरी चोरा जो कांड है ये आपका कब हुआ, थोड़ा सा चोरी चोरा कांड के बारे में देख लेते हैं। चोरी चोरा कांड, ठीक है ना, चोरी चोरा कांड ये कब हुआ आपका, तो ये 5 फरवरी, कब 5 फरवरी 1922 को, और कहाँ हुआ था चोरी चोरा, तो आपका गोरखपुर जो यूपी में पड़ता है वहां पे एक जगह है और उस जगह का ही नाम है चोरी चोरा। बताया जाता है यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस और जनता थी उसके बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पहले तो जनता को काफी ज्यादा चोट लगी, कई लोग मारे गए, तो जनता को गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गई जनता, और उसने रात में जो चोरी चोरा, ये असल में एक गांव का जगह का नाम था, वहां पे उन्होंने पुलिस स्टेशन थी, रात में जनता गुस्से में आ गई, उसने आग लगा दी, जिसके कारण काफी पुलिस वाले मारे गए थे। तो इसी घटना को हम इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं आप आ जाओ यहाँ पे चंपारण आंदोलन पे आ जाओ, तो 1917 में यह आंदोलन कहाँ किया गया था, तो बिहार के चंपारण में, कहाँ, बिहार के चंपारण में किया गया था। रीजन क्या था, तो रीजन वही था जो नील की खेती थी, किसके विरोध में किया गया था, इंपॉर्टेंट है भाई, नील की खेती के विरोध में किया गया था। और लीड किसने किया था, तो लीड हमारे गांधी जी ने किया था। किसने लीड किया था, गांधी जी ने लीड किया था। हालांकि इनके साथ में जो लोकल लोग थे उन्होंने भी इनका साथ दिया था, जैसे वहीं के आपके राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो भारत के बाद में पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे। नरहरि पारिक, तो ये भी व्यक्ति इनके साथ थे, प्लस राम कुमार शुक्ल, तो ये भी व्यक्ति इनके साथ थे, 1917 में गांधी जी के साथ में थे। ठीक है ना, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार शुक्ल, चलिए इतने नाम ही ध्यान रखिए। ठीक है, फिर और देखिए थोड़ा सा पूछा जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1930 में शुरू किया गया, और यहीं पर इसी आंदोलन के तहत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। किसको तोड़ा था, नमक कानून को जो है गांधी जी तोड़ते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखना है, डेट आपको जो ईयर दिया हुआ है वो आपको जरूर ही ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है 9 अगस्त, कब शुरू किया गया भैया, 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। कारण अगर पूछ ले, कारण क्यों शुरू किया गया, तो कारण एक ही है, क्रिप्स जो मेन कारण है, वैसे तो बहुत कारण है, क्रिप्स जो मिशन था उसकी असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता, क्या कारण था, क्रिप्स मिशन की असफलता इसका मुख्य कारण था। यह भी आंदोलन जो है हमारे गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। और कहां से शुरू किया गया, तो मुंबई का जो ग्वालिया टैंक है, मुंबई का क्या है आपका, ग्वालिया टैंक। ठीक है, मुंबई का ग्वालिया टैंक, तो वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इनसे जुड़ी कुछ महिलाएं हैं तो उनका नाम पूछा जाता है, जैसे उषा मेहता है आपका, सुचेता कृपलानी है, कौन है, सुचेता कृपलानी है, मातंगिनी हजारा है, क्या नाम है, मातंगिनी हजारा हैं। तो ये कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम पूछा जाता है कि किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से ये आपकी क्या थी, जुड़ी थी। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत छोड़ो जो आंदोलन था, तो इसी आंदोलन में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया जीरो आवर ऑपरेशन चलाया। किसने, तो जो सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने ऑपरेशन चलाया जीरो आवर।
और इसके तहत गांधी के साथ साथ जो कांग्रेस के अन्य बड़े नेता थे, जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इन सभी को जो है अरेस्ट कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी के तहत गांधी जी एक नारा देते हैं जिसका नाम था, क्या नाम था, करो या मरो। क्या नाम था, करो या मरो। तो कौन नारा देता है, गांधी जी नारा जो है देते हैं, ये करो या मरो नारा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, है ना, चलिए इसके बारे में फिर इतना देखिए, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में कौन सा है, मणिपुरी, बिहू, घूमर या फिर ऑप्शन डी कालबेलिया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य है, और जो कि कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। फिर वही ध्यान रखिए आपका कथक यूपी का है, कथक किसका है, यूपी का है। फिर उसके बाद में आप एक कुचिपुड़ी को ध्यान रखेंगे, किसको ध्यान रखेंगे, कुचिपुड़ी को ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ओके, मोहिनी अट्टम आप ध्यान रखें, कहाँ का है भाई, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम आपका केरल का है, कहाँ का है, केरल का है। वही भरतनाट्यम, फिर से ध्यान रखिए भाई, भरतनाट्यम, तो ये कहाँ का है, ये आपका तमिलनाडु का है, कहाँ का है भाई, ये आपका तमिलनाडु का है। बिहू, बिहू बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिहू डांस भी है, और बिहू आपका जो है एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, असम, कहाँ का है, असम का, ठीक है ना। वही आपका कालबेलिया, ये राजस्थान का है, कहाँ का है, राजस्थान का कालबेलिया है, ठीक है ना। हालांकि घूमर भी आपका कहाँ का है, राजस्थान का ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है हम यहाँ पे रखेंगे जिसका मतलब ये निकले, खाद्य विकृति या खाद्य संरक्षण या खाद्य परिरक्षण या खाद्य संसाधन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए खाद्य विकृति के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। खाद्य विकृति का मतलब जो ऊपर इसने व्याख्या कर रखी है वही चीज है। विकृति का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो हम बोलते हैं विकृति, ठीक है ना। वही खाद्य संरक्षण, संरक्षण को इंग्लिश में हम प्रोटेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन बोलते हैं। अब संरक्षण का मतलब होता है कि उसको संरक्षित कर लेना, उसको बचा लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसको बचाने के लिए हमें काफी कुछ करना पड़ता है ताकि जानवर वगैरह ना खाएं, तो इसी को बोलते हैं संरक्षण। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है कि उसको क्या करना, उसको टेस्ट करना, ये खाद्य परिरक्षण कहलाता है आपका। खाद्य संसाधन का मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जो खाने के लायक हो, है ना, जिनका हम यूज भोजन के रूप में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य संसाधनों के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु की शुरुआत कहते हैं, तो ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं। या इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लेना क्योंकि कभी कभी हिंदी में ना देके वो इसी को हिंदी में दे देगा, वर्स्ट ऑफ मॉनसून। ऑप्शन सी है मूसलाधार वर्षा, ठीक है ना। ऑप्शन डी है वर्षा ऋतु का अंतराल। ओके, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं, जिसमें बादल जो है तेज आवाज करता है, बिजली भी कड़कती है और उसके बाद में तेज बारिश होती है, तो इसी को हम वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तो था ये। क्वेश्चन नंबर 6 मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है।
ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी फ्लाई, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी फेदर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपकी मुक्केबाजी होती है जिसे इंग्लिश में बॉक्सिंग कहते हैं, तो उसमें सबसे भारी वर्ग है उसका नाम लाइट है, ठीक है ना। कुछ इससे जुड़े हुए हम व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं, क्योंकि खिलाड़ी हमारे एग्जाम में एसएससी जीडी बहुत ज्यादा पूछते हैं कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो जैसे आपने मीरा, क्या नाम है, मीराबाई चानू, इसका नाम ज्यादा आपने सुना होगा। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, एक लेडी है और मुक्केबाजी की ये फेमस खिलाड़ी है, बॉक्सर है, ठीक है ना। उसके बाद में आपने देखा होगा निखत जरीन नाम सुना होगा, निखत जरीन नाम सुना होगा, ठीक है ना। क्या नाम सुना, निखत जरीन नाम सुना। तो ये भी एक भारत की प्रसिद्ध बॉक्सर है, लेडी बॉक्सर है। उसके बाद में विजेंद्र नाम सुना होगा आपने, हरियाणा के हैं ये, क्या नाम है, विजेंद्र, ठीक है ना। तो विजेंद्र सिंह, तो ये भी क्या है, एक फेमस जो है क्या है, बॉक्सर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैस कह रहा एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। कह रहा अगर हम क्या बोलते हैं, एक कह रहा इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे, इसका मतलब ये निकलेगा। कह रहा बहुविध फसल खेती, ऑप्शन बी वन कृषि, ऑप्शन सी सीढ़ीदार खेती, या ऑप्शन डी खरीफ फसल लेना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है बहु का मतलब है बहुत, बहु का मतलब क्या है, बहुत, और विधा का मतलब क्या है, यहाँ पे विधा का मतलब है तरीका, विधा का मतलब क्या होता है, तरीका, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। वहीं वन कृषि, जो भाई जंगल में खेती होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वन कृषि बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर, कौन सा, जो पूर्वोत्तर भारत है, विशेषकर जो मणिपुर है आपका, जो क्या है, मणिपुर है, तो वहां पे इस खेती को झूम खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं, झूम खेती, या फिर इसी को दूसरा नाम देते हैं स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती बोलते हैं इसी को। इसमें क्या होता है कि जो जनजातियां हैं अधिकतर वही जंगल में रहती हैं, और वो एक जगह पे 2 साल रहेंगी या 1 साल रहेंगी, 1 साल तक वो खेती करती हैं, फिर वो जंगल के किसी दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाती हैं, फिर वो वहां पे जंगल को साफ करके खेती करने लगती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, झूम खेती। वहीं इसी खेती को जो आपका पश्चिमी घाट है, क्या है, पश्चिमी घाट है, वहां पे हम कुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कुमारी बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर पूछे भाई उड़ीसा में इसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उड़ीसा में इसे दहिया, या कहीं डहिया भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, दहिया या फिर बेबर, ठीक है ना। तो इनके कुछ नाम है पार्टिकुलर स्टेट, तो इन्हें ध्यान रखना है, कुल में कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है इनका नाम। ऑप्शन सी सीढ़ीदार खेती आपने देखा होगा, ये भाई कहाँ होती है, पहाड़ों पर होती है। आपने वीडियो देखे होंगे, नहीं देखें तो डाल लेना यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में, सीढ़ीदार खेती तो आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, सीढ़ीदार खेती होती है, कहाँ पे, पहाड़ों पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसे 2024 में भारत रत्न नहीं मिला है। चौधरी चरण सिंह ऑप्शन बी है, नरसिम्हा राव ऑप्शन सी है, MS स्वामीनाथन ऑप्शन डी है, मनमोहन सिंह। यहाँ पे जरूर देख लेना, वो कह रहा नहीं मिला है, आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे 2024 में भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, मनमोहन सिंह को नहीं मिला है। 2024 का जो भारत रत्न है वो आपका 5 लोगों को मिला। कितने लोगों को, 5 लोगों को मिला है 2024 में। 3 तो नाम आपके ये हैं, चौधरी चरण सिंह ऑप्शन बी, नरसिम्हा राव इन्हें भी मिला है, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन इन्हें भी मिला है। 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो एक आपके बिहार के पूर्व CM हैं, बिहार के पूर्व CM है, क्या नाम है, मुझे नाम अभी कुछ नारायण करके नाम है, आई थिंक, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। और एक कौन है, एक भारत के पूर्व जो PM है लाल कृष्ण आडवाणी, क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना। तो एक तो ये है आपके, ठीक है ना।
ओके, तो 5 लोगों को दिया गया। अब इनके बारे में कुछ न कुछ हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह, तो ये भी आपके क्या रहे, भारत के पीएम ही रहे, क्या रहे, भारत के पीएम रहे, और यूपी के मेरठ से बिलोंग करते थे, ये यूपी के मेरठ से संबंधित थे। नरसिम्हा राव जो है वो लगभग में 1991 की जो औद्योगिक नीति आई थी तो वो इन्हीं के कार्यकाल में आई थी, जिसमें एलपीजी भी लाया गया था, तो वो इन्हीं के कार्यकाल में जो है लाई गई थी। और ये भारत के क्या थे, तो भारत के पीएम थे, क्या थे, भारत के पीएम थे। एसएस स्वामीनाथन, इनका रिसेंटली 2023 के अंत में जो है नवंबर या दिसंबर में इनका निधन हुआ, तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में रहे हैं, और प्लस 2024 में इन्हें जो है भारत रत्न भी मिला। तो बस इन्हें 2-3 नाम ध्यान रखना, इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। मनमोहन सिंह, इनका जो देहांत है वो रिसेंटली 2024 में 26 दिसंबर और 2024 में हुआ, ठीक है ना। ये भी भारत के 2004 से और 2014 तक क्या रहे हैं, पीएम रहे हैं, क्या रहे, पीएम रहे हैं। वहीं जो है ये भारत की जो आरबीआई है, क्या है, भारत की आरबीआई है, उसके गवर्नर भी रह चुके हैं। और इस समय जब 1991 में भारत देश के नरसिम्हा राव आपके पीएम थे, तो उसी समय ये भारत के वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इन्हीं को भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट लाया गया, कौन सा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो कॉन्सेप्ट लाया वो हमारे जो भूतपूर्व पीएम थे यानी कि मनमोहन सिंह द्वारा ही लाया गया है, ठीक है ना। इनकी एक किताब भी ध्यान रख सकते हो, चेंजिंग इंडिया, क्योंकि किताब पूछी जाती है। किताब का नाम क्या है, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, ओके, ठीक है। इन्हें अभी तक ये ध्यान रखना कि भाई भारत रत्न इन्हें जो है अभी तक नहीं दिया गया। हाँ, पद्म क्या मिल चुका है इन्हें, पद्म भूषण मिल चुका है, ठीक है ना। क्या मिला है, पद्म भूषण जो है मिल चुका है। एक जो है इंटरेस्टेड फैक्ट मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, जैसे एक पद्म भूषण होता है, इससे पहले क्या होता है, पद्म श्री होता है, क्या होता है, पद्म श्री होगा, पद्म भूषण होगा, फिर एक पद्म विभूषण होता है, क्या होता है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण होता है, फिर होता है भारत रत्न। जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे बड़ा जो है सम्मान है, भारत रत्न, ठीक है। इसमें कोई नगद रूप में पैसे नहीं दिए जाते हैं, बस पीपल की आकृति, पीपल के पत्ते की आकृति की तरह एक सम्मान होता है जिसपे जो भारत रत्न लिखा रहता है, तो वही आपका जो है दिया जाता है, जिसे हम प्रशस्ति पत्र, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और ये आपका मेडल टाइप का जो होता है ये दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न जो है वो प्राप्त करना चाहता है, तो उसको एक ही कंडीशन पे भारत रत्न मिलेगा, जब तक उसे ये 3 अवार्ड नहीं मिल जाएंगे तब तक उसे भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन है। इनमें भी ऐसा, जैसे मान लो हम जीने पे जाते हैं, जैसे मान लो भाई ये जीना है एक तरीके से और हमें यहां तक जाना है, तो ये इसकी पहली कड़ी है, उसको पद्मश्री मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो ये वाले अवार्ड उसको नहीं दिए जाएंगे, जो सबसे पहला अवार्ड उसे दिया जाएगा वो पद्मश्री ही दिया जाएगा। फिर दूसरा पद्म भूषण उसे मिलेगा अगर उसने उससे भी अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। फिर तीसरा उसे ये मिलेगा, और सबसे लास्ट में उसे कौन सा मिलेगा, भारत रत्न उसे सबसे लास्ट में दिया जाएगा। ऐसा ही है, कहने का मतलब है किसी को ये पद्मश्री पुरस्कार मिला और उसे फिर बाद में ये वाला दूसरे साल या तीसरे साल या बाद में उसे ये वाला मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहां तक आने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले पद्मश्री अगर उसे मिल चुका है तो दूसरी बार में ये मिलेगा, तीसरी बार में ये मिलेगा और चौथी बार में ये मिलेगा। थोड़ा भारत रत्न के बारे में भी जान लेते हैं। भारत रत्न जो है पहली बार 1954 में दिया गया था, किसे, सी.वी. रमन, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। किसे दिया गया, सी.वी. रमन को जो है दिया गया था। अगर पूछे
कि पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करता कौन थी, तो अपनी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा, सॉरी मैं गांधी गलत लिख रहा हूं, यहां पे ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, मैं मिटा देता हूं। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी थी। अगर पूछे पहला विदेशी जिसको भारत रत्न से नवाजा गया, तो आंसर आपका आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या आंसर आएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। असल में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब तो ये भारत के ही थे, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो ये पाकिस्तान चले गए थे और ये पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे, तो ये पहले विदेशी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण हैं। इकोनॉमिक से क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा सड़कें ये सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का उदाहरण है क्या? फिर ऑप्शन बी कह रहा है कपड़े, ऑप्शन सी कह रहा है बिस्किट के पैकेट, ऑप्शन डी कह रहा है प्रसाधन सामान। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सड़कें हैं वो सार्वजनिक वस्तुओं या सेवाओं के उदाहरण के तहत आती हैं। ऐसा क्यों है? तो भाई सार्वजनिक जो चीजें होती हैं, सार्वजनिक का मतलब होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो सार्व का मतलब निकलता है सभी, और जनिक का मतलब क्या होता है? जनों की। जनिक का मतलब क्या होता है? जनों की। तो इसका कुल मिला के मतलब निकलेगा ऐसी वस्तुएं जिन पर सभी का अधिकार होता है, या हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं तो उन्हीं को हम सार्वजनिक चीजें कहते हैं। भाई कपड़ा गवर्नमेंट की चीज है? नहीं भाई, आप अगर दुकान से कपड़ा लोगे तो आपको उसके बदले में पैसे पे करने होंगे, उसकी जो कीमत होगी वो पे करनी होगी। बिस्किट के पैकेट, भाई दुकानदार के पास जाओगे सबसे पहले वो पैसा मांगेगा, तो ये आपकी निजी चीजें हुई, उसकी मर्जी है वो आपको दे सकता है, उसकी मर्जी है वो आपको नहीं दे सकता। प्रसाधन सामान जो कॉस्मेटिक सामान होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए सड़कें। आपने रियल लाइफ में अनुभव किया होगा कि भाई सड़कें किसी की नहीं होती, वो गवर्नमेंट की होती हैं, अर्थात वो सार्वजनिक हैं, वो हमारी हैं। आपको सड़कों पे चलने से कोई नहीं मना कर सकता, क्योंकि वो कैसी हैं? सार्वजनिक चीजें हैं, अगर आप नियम का उल्लंघन नहीं करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है जम्मू कश्मीर के नए सीएम कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है उमर बबलू, ऑप्शन बी है उमर बघेल, ऑप्शन सी है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उमर अब्दुल्ला। अभी रिसेंटली ही, कहने का मतलब 2024 में जम्मू कश्मीर के नए सीएम आपके बनाए गए हैं। आपके एसएससी जीडी में जो नई नियुक्तियां होती हैं, सीएम हो, आपके गवर्नर हो, ठीक है ना, जो और नई नियुक्तियां इंपॉर्टेंट होती है तो वहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, कुछ और नए सीएम देख लेते हैं जो कि 2024 में बने हैं। जो कि कब बने? 2024 में बने हैं। तो जैसे एमपी में कौन बनाए गए? तो मोहन यादव करके, मोहन यादव, ठीक है ना, मोहन यादव। वही उड़ीसा, भाई एमपी के पड़ोस में तो उड़ीसा पड़ता है, तो उड़ीसा के कौन बने हैं? मोहन चरण माझी। ये कहाँ के बनाए गए भाई? ये आपके उड़ीसा के बनाए गए हैं। ओके, और एक और ध्यान रखिए मिजोरम, और क्या ध्यान रखिए? मिजोरम। तो मिजोरम के कौन बने हैं? लाल दुहुमा आपके मिजोरम के सीएम बनाए गए हैं। वहीं एक और ध्यान रख सकते हो, इसके अलावा में कहाँ भाई नए इलेक्शन हुए हैं? उड़ीसा हो गया, मिजोरम हो गया, एक आपके जम्मू कश्मीर हो गए, और हाँ एक आंध्र प्रदेश का भी हुआ था नया इलेक्शन ना। तो आंध्र प्रदेश के कौन है? चंद्रबाबू नायडू। फिर एक है आपका जो राजस्थान में भी जो है नए इलेक्शन हुए, तो उनके भी नए सीएम है, उनका नाम क्या है? भजन लाल शर्मा। क्या नाम है? भजन लाल
लाल शर्मा। ठीक है, तो ये कुछ सीएम हैं जो कि 2024 में नए बने हैं। ठीक है ना, तो इनको आप ध्यान रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बन सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अच्छा, इसका मैंने आंसर नहीं बताया क्या? नहीं बता दिया भाई, ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन का विभूषण के निधन हुआ है और तबला वादन से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? किसको रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सातवाहन, ऑप्शन बी कह रहा है शुंग, ऑप्शन सी कह रहा है चेर, ऑप्शन डी कह रहा है कुषाण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण इसका राइट जवाब होगा। आपको शायद ये रेशम मार्ग समझ में ना आ रहा हो कि रेशम मार्ग क्या था, तो कुछ नहीं है। रेशम मार्ग जो है एक रास्ता था जो कि भारत, चीन और जो मध्य एशिया के देश थे, कहाँ के? मध्य एशिया, इवन यूरोप के भी देश थे, तो वहां तक जाने का एक रास्ता था। और इस रास्ते पे जो रेशम नहीं होती है ना, जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, रेशम के व्यापारी अधिकतर गुजरते थे इसी रास्ते पे। ठीक है, तो उसी मार्ग को क्या बोला गया? रेशम मार्ग बोला गया। इंग्लिश में सिल्क मार्ग भी कभी कभी इसका नाम बदल देगा, तो पूछेगा सिल्क मार्ग। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। ये वंश आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना है। क्या ट्रिक है? मौर्य संग हिंद यूनानी, ये ट्रिक है, बहुत काम की है। हिंद यूनानी शक कुषाण और लास्ट में गुप्त बोल लो या गुप्ता बोल लो। ठीक है ना, क्या बोल लो? गुप्त बोल लो या फिर गुप्ता बोल लो। ये कुछ हमारे भारतीय इतिहास के शासक हैं जो कि क्रमानुसार हैं। सबसे पहले मौर्य वंश आता है, फिर शासक यहाँ पे शुंग वंश है, जो ये वाला है ना, संग का मतलब क्या है? यहाँ पे शुंग है। फिर हिंद आते हैं, फिर यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं, फिर लास्ट में कौन आते हैं? गुप्ता यानी गुप्त वंश आता है। ये बहुत काम की ट्रिक है आपकी, कहीं आप इसे नोट कर लें और इसे याद भी कर लें। ठीक है ना, तो अगर शुंग वंश की हम बात करें तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। क्या था? पुष्यमित्र शुंग इस वंश का क्या था? आपका संस्थापक था। ठीक है ना, और इसी ने जो है दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि दो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाता है? तो पुष्यमित्र शुंग करवाता है। अब देखो, अगर ये चीजें पता है तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो पुष्यमित्र शुंग है वो मौर्य वंश जो था ना, इनसे ही संबंध रखता था, लेकिन लास्ट में वो इन्हें हरा देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम क्या आगे पड़ता है? शुंग वंश आपका जो है पड़ता है। ठीक है ना, वही चेर, आपने चेर का नाम सुना होगा, है ना? चेर चोल और पांड्य। तो ये दक्षिण भारत के वंश हैं। क्या कहाँ के हैं? जो दक्षिण अपना भारत है तो वहां से संबंध रखते हैं। ये दक्षिण भारत के फेमस आपके क्या थे? वंश थे। ठीक है ना, वहीं कुषाण वंश का ध्यान रखिए। कुषाण वंश का अगर संस्थापक पूछे तो कुजुल, क्या नाम है? कुजुल कडफिसेस इस वंश का क्या था? आपका संस्थापक था। और दूसरा बिम कडफिसेस, ध्यान रखिए, बिम कडफिसेस, क्या ध्यान रखना है? बिम कडफिसेस। तो ये दूसरा आपका क्या था? इस वंश का राजा था। ठीक है ना, कुषाण वंश का। और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट विशेषता जुड़ी हुई है कि ये भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को चलाता है। कैसे? सोने के सिक्कों को चलाता है। ठीक है ना, कैसे सिक्के? सोने के सिक्के। ओके, क्या चलाता है? सोने के सिक्के ये जो है भारत में चलाता है। ओके, अगर पूछा जाए भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए तो आप आंसर दोगे। जो अगर वंश पूछे तो कुषाण होगा, कुषाण वंश के भी अंदर पूछे, अगर पार्टिकुलर उस राजा का नाम पूछे तो आंसर होगा बिम कडफिसेस, ना कि कुजुल कडफिसेस, क्योंकि कुजुल कडफिसेस तो इनकी स्थापना करता है, बिम कडफिसेस जो है सोने के सिक्कों को चलाता है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, मैं यहाँ
यहाँ पे बता रहा हूं, अगर पूछे सर्वाधिक मात्रा में, क्या पूछे भाई, पूछे सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, सोने के क्या चलाए, सिक्के किसने चलाए, तो आंसर आपका होगा फिर गुप्त वंश। क्या आंसर होगा, गुप्त वंश। लेकिन अगर पूछे पहली बार कब चलाए, है ना, किसने चलाए, तो आपका आंसर क्या होगा, कुषाण वंश। ठीक है ना, तो इतना आपको जो है ध्यान में रखना है यहां से, मतलब इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2024 में भारत के लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नई नियुक्ति है। कह रहा पिनाकी चंद्र घोष को, या बिपिन रावत को, या फिर संजीव खन्ना को, या फिर अजय मणिकराव खानविलकर को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय मणिकराव खानविलकर को भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया है। वहीं जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये भारत के पहले, ये क्या थे, भारत के पहले लोकपाल थे। क्या थे, भारत के पहले लोकपाल थे। ओके, जो बिपिन रावत हैं, ये भारत के पहले सीडीएस थे, सीडीएस। आपने इनके बारे में न्यूज भी पढ़ी होगी कि जब ये कहीं की यात्रा कर रहे थे, उनकी फ्लाइट जो है उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और इनकी डेथ भी हो गई थी। कौन, बिपिन रावत की। संजीव खन्ना हैं जो कि भारत के जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें CJI, कहने का मतलब है चीफ जज ऑफ इंडिया, नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना, तो कुछ और नई जो इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्तियां हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि भाई भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, क्या है, राष्ट्रीय महिला जो आयोग है, तो उसकी अध्यक्ष बनाई गई है, अध्यक्षा नाम क्या है, विजया, नाम क्या है, विजया रहटकर, नाम क्या है, विजया रहटकर इनका जो है आपका नाम है। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट ये नियुक्तियां हैं, आप इन्हें ध्यान करते चलें क्योंकि ये नियुक्तियां पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, नियम कह लो या आवर्त सारणी कह लीजिए। कह रहा लोभर मेपर ने किया, या मोजले ने किया, या डोबे राइनर ने किया, या मेंडलीफ ने किया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक जो नियम है, आवर्त नियम है, उसका प्रतिपादन जो है मोजले ने कब किया, तो 1913 में किया। कब किया, 1913 में किया। जो इन्होंने आवर्त सारणी दी थी उसमें कुल 118 आपके तत्व थे और 91 धातुएं थी। 91 क्या थी, धातुएं थी। ठीक है ना, अब भी इतनी है, 91 धातुएं थी। कुल मिला के 18 वर्ग थे, 18 क्या थे, वर्ग थे, और 7 आपके क्या थे, आवर्त थे। 7 क्या थे, आवर्त थे। ठीक है ना, 7 आवर्त थे। और इन्होंने अपनी पूरी आवर्त सारणी को कुछ उसमें बांटा था सेक्शन में, तो जैसे डी पी फा से, इस तरीके से। तो इसमें इन्होंने लगभग में आई थिंक एक बार चेक कर लेना 40 के आसपास जो तत्व हैं उन्हें रखा था। सबसे ज्यादा इसी में इन्होंने डी जो पोर्शन है इनका भाग है सेक्शन में, उसमें सबसे ज्यादा रखे थे 40, आई थिंक 40 से 37 के आसपास, एक बार कंफर्म कर लेना। और इसमें सबसे कम इन्होंने रखे थे, सबसे कम लगभग में 13 के आसपास ही रखे थे यश में। ठीक है ना, तो ये भी आपको एक बार क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 63 ही तत्व थे और इनकी आवर्त सारणी में कुल कितने हो गए, 118 हो गए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है 1913 से। चीज और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि भारत में एशिया में पहला व्यक्ति जिसे साहित्य के लिए, किसके लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो कौन सा हो सकता है नोबेल पुरस्कार, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। और किसके लिए, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी गीतांजलि। क्या किताब लिखी थी, गीतांजलि। ठीक है ना, गीतांजलि। तो इसके लिए इनको जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1913 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन ए कह रहा हरियाणा में है द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन बी कह रहा कर्नाटक में है द्विसदनीय विधायिका, या ऑप्शन सी पंजाब में है, या ऑप्शन डी तमिलनाडु में है द्विसदनीय विधायिका। ठीक है ना, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या राइट जवाब हो जाएगा? कर्नाटक। वर्तमान का मतलब है जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2024 के अंत तक भारत के 6 राज्यों में, कहां 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। क्या है? द्विसदनीय क्या है? आपकी विधायिका है। अच्छा, जब हम द्विसदनीय विधायिका कहते हैं तो इसका मतलब भी पता है? द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब इन राज्यों में आपकी जो है विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। जब दो चीजें होती हैं राज्य में हमारे, तब उसको हम द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य बोलते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? तो एक तो यहाँ पे आ ही गया आपका कर्नाटक, एक कौन सा आ गया? कर्नाटक। तो कर्नाटक में द्विसदनीय। एक अपना खुद है भाई यूपी है कि नहीं है भैया? है यूपी है। फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका क्या है? महाराष्ट्र है। और फिर आपका तेलंगाना है, तेलंगाना है। फिर आपका क्या है? आंध्र प्रदेश है। फिर क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। 6 हो गए कि नहीं हो गए भाई? 1 2 3 4 5। एक भैया कौन सा बच गया? एक अभी कोई बच रहा है भाई मेरे, बिहार, सॉरी, यूपी का पड़ोसी कौन सा है? बिहार है। तो इन राज्यों में अभी भी क्या है? द्विसदनीय विधायिका आपकी है। ठीक है ना, आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है? बिहू को, या गरबा को, या डांडिया को, या रासलीला को? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 2023 के अंत में क्या किया? जो यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सूची में इस डांस को शामिल किया, और जो गरबा डांडिया है ये दोनों ही भारत के गुजरात में किए जाने वाले डांस हैं। ठीक है ना, जो बिहू है आपका बहुत बार आ चुका है और असम से संबंध रखता है। ठीक है ना, कहां से संबंध रखता है? असम से संबंध रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कबड्डी मैच। क्या कह रहा है? कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ऑप्शन ए 6 खिलाड़ी खेलते हैं, ऑप्शन बी 8 खिलाड़ी, ऑप्शन सी है 5 खिलाड़ी, या ऑप्शन डी कह रहा है 7 खिलाड़ी। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 खिलाड़ी इसमें जो है आपके खेलते हैं। ठीक है ना, वहीं आप ध्यान रखेंगे क्रिकेट, हालांकि सभी को पता होता है, क्रिकेट है आपका हॉकी है, क्रिकेट है आपका हॉकी है, और क्या है आपका? और आपका वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल। तो इसमें आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। वही जो आपका फुटबॉल होता है, फुटबॉल में कितने होते हैं? तो फुटबॉल में आपके 6 होते हैं। ठीक है ना, और एक तो ये दिखा रहा है कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और एक वाटर खाली पोलो होता है, पोलो, तो पोलो में आई थिंक 4 होते हैं। एक बार इससे जो चेक कर लेना, पोलो में कितने होते हैं भाई? आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए कभी कभी जो है कप भी पूछता है, फुटबॉल संबंधित कप नाम ध्यान रख सकते हो, जैसे संतोष ट्रॉफी। जैसे क्या? संतोष ट्रॉफी, तो फुटबॉल से संबंध रखती है। सुबर्तो कप, तो ये भी आपकी फुटबॉल से संबंध रखती है। फिर एक है आपका डूरंड कप, ठीक है ना, तो ये सभी किससे संबंध रखते हैं? आपके फुटबॉल से ही संबंध रखते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कह रहा कब हुई थी? 1 मई 1932 को हुई थी, या 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, या 1 जनवरी 1945 को हुई थी, या 1 जून 1935 को हुई थी?
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आइए अब हम थोड़ा आरबीआई के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। आरबीआई जो कि भारत की केंद्रीय बैंक या जिसे हम सरकार का बैंकर क्या बोलते हैं, सरकार का बैंकर क्या बोलते हैं, सरकार का बैंकर अथवा बैंकों का बैंक क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। तो इसके कुछ ये अन्य नाम हैं आरबीआई के। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो हिल्टन या हिल्टन भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है ना, या इसे हम व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्या, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मतलब जो है इसने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, अधिनियम 1934 के तहत। और 1 अप्रैल 1935 को इसने अपना काम करना जो है बिल्कुल प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है ना। जब इसकी स्थापना हुई अर्थात 1935 में, तब इसका जो HO था मतलब हेड ऑफिस था वो आपका कोलकाता था। क्या था, कोलकाता था। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद, कहने का मतलब है 1937 में, भाई 35 में 2 जोड़ लें, इसका हेड ऑफिस चेंज कर दिया गया और तब से कहाँ बना दिया गया, मुंबई इसका हेड ऑफिस बना दिया गया। ओके, अभी भी वर्तमान में भी कहाँ है आपका, मुंबई में ही है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। और हाँ, इसका जो लोगो है, लोगो आपने देखा होगा, अगर आरबीआई की बिल्डिंग देखी है तो आपने देखा होगा जो पॉम ट्री होता है, पॉम ट्री, पॉम एक तरीके से तेल होता है ना, पॉम ऑयल, वही पॉम ट्री और टाइगर भी बना रहता है इसी के पास में। तो 2 आपके जो है क्या है आरबीआई के लोगो है, ठीक है ना, क्या है 2 आरबीआई के आपके लोगो है। ओके, और यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हो कि पूछा जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर पूछे कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो बताओगे 1949 को जो है आरबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो बताओगे ओजबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था, ओजबॉर्न स्मिथ। ये तो भारत के पहले गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर थे। लेकिन अगर पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, गवर्नर आरबीआई के, क्या पूछे पहले भारतीय, भाई ये तो आपको नाम से लग रहा होगा कि भारत के थोड़ी ना, ओजबॉर्न स्मिथ, ये तो कहीं बाहर के होंगे, विदेश के, इंग्लैंड वगैरह के। तो अगर पहला पूछे, पहला भारतीय अगर आरबीआई का गवर्नर पूछे, आरबीआई का गवर्नर पूछे, तो आंसर क्या बताओगे, सी.डी. देशमुख। ओके, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको जो भी हो, असल में रियल में मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, 2024 में ही नई नियुक्ति हुई है गवर्नर की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बी नारायण करके ऐसे इस तरीके से कोई नाम है, ठीक ना। शक्तिकांत दास अब नहीं है, वो 2024 दिसंबर में कोई नई नियुक्ति है, तो उनका नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जो है बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा जो एक त्योहार है, किस राज्य में ये मनाया जाता है, राजस्थान में या बिहार में या त्रिपुरा में या तमिलनाडु में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है भैया, त्रिपुरा में जो है खर्ची पूजा आपका मनाई जाती है, ठीक है ना। वहीं बिहार में आपकी छठ पूजा क्या मनाई जाती है, छठ पूजा। हालांकि यूपी के पूर्वी जो जिले हैं ना, बलिया वगैरह, गोरखपुर वगैरह, वहां भी मनाई आपकी जाती है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, पोंगल है, क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये आपका, पोंगल है आपका, ओणम है ना, पोंगल है आपका, ओणम है, बथुकम्मा है, बथुकम्मा है, बोनालू है, बथुकम्मा है, बोनालू है,
तो ये आपके कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु में पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और जो ओणम है तो ये केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। जब ये त्योहार मनाया जाता है ओणम, तो यहीं पर जो है केरल में ही नौका दौड़ होती है, जो बोट रेसिंग होती है, तो वो भी की जाती है, ठीक है ना। बतुकम्मा बोनालू ये कहाँ? ये तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। ओके, कहाँ मनाए जाते हैं? तेलंगाना में मनाए जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है? शहद, चीनी, खांडसारी या गुड़ रस? तो इसमें जो ऑप्शन ए है भाई, ये शहद गन्ने से कहाँ मिलता है? गन्ने से शहद नहीं मिलता है। और सारी जो 3 चीजें हैं ये आपकी गन्ने से ही प्राप्त होती हैं। आज की वीडियो का जीएस के तहत लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? कह रहा है ये ऑप्शन ए है, कह रहा है भाग 9 ही तो लिखा है, नहीं सॉरी, भाग 11 लिखा है। क्या लिखा है? भाग 11। फिर कह रहा है भाग 5, 3, 8, भाग क्या है ये? भाग 8। फिर भाग 10, भाग क्या कह रहा है? 10, भाग 10। या फिर कह रहा है भाग 9, या क्या कह रहा है? भाग 9। इसमें से आंसर क्या होगा? कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो संविधान का भाग 9 है वो आपका पंचायत से संबंधित है। आइए थोड़ा इसे समझ लेते हैं हम पंचायत को। देखिए, पंचायत से 2 क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक तो भाग से संबंधित और एक आपकी अनुसूची से संबंधित। एक क्वेश्चन बनता है अनुसूची से संबंधित। भाग तो किस भाग में है? तो भाग 9 में है। किस भाग में? भाग 9 में हम देख चुके हैं भी। कैसे ध्यान रखोगे? तो जो पंचायत शब्द है इसे जब आप तोड़ोगे तो निकलेगा पंच और प्लस चायत। तो पंच का मतलब 5 और चायत का मतलब 4। अभी इनको हमने तोड़ा है, तोड़ने का मतलब है इनका हमने भाग ही तो किया है। जब भाग किया तो 5 और 9 को जोड़ लीजिए तो कितने भाग निकल आएंगे? 9। कहने का मतलब है बस हमने ऐसा याद करने के लिए किया है, ठीक है ना। तो किस भाग में है? 9 में। लेकिन अगर अनुसूची पूछे तो अनुसूची 11 में। इसमें अनुसूची 11 में पूछा जाए कि भाई जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत बोल रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो बताओगे भाई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। कब? 1992 के तहत जो है ऐसा किया गया, ठीक है ना। पूछा जाता है कि जो पंचायत होती है, जो क्या होती है आपकी पंचायत होती है, उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर पूछे कि जो मतदाता होते हैं तो उनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष बताओगे। क्या यहाँ पे आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं? उम्मीदवार का मतलब जो खड़े होते हैं, जैसे प्रधानी है आपका, है ना, जिला पंचायती है, तो उसके लिए कम से कम 21 उम्र होनी चाहिए। और जो वोट डालते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मतदाता बोलते हैं। उनकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। पूछा जाता है कि पंचायती संबंधी जो चुनाव होते हैं तो वो कौन कराता है? तो जिस भी राज्य के पंचायती चुनाव होते हैं उस राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, कौन होता है? जो चुनाव आयोग होता है वो आपका इलेक्शन पंचायतों का करवाता है। ओके, ठीक है। इन कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये ऑप्शन 8, भाग 8 को देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। इधर साइड में हम भाग लिखते हैं और इधर साइड में हम अनुसूची लिखते हैं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर पूछे कि भाई भाग 1 में क्या है तो बताओगे भाग जो 1 है उसमें किसका वर्णन किया गया है? उसमें वर्णन किया गया है संघ का। किसका? संघ का। क्या कह सकते हो? केंद्र राज्य संबंध बताया गया। भाग 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता। क्या बताया गया है? नागरिकता, ठीक है ना, नागरिकता। 6 से 11 अनुच्छेद है, 6 से 11। भाग 3 पूछे तो इसमें मौलिक अधिकार क्या बताए गए हैं? मौलिक
अधिकार, ठीक है ना। अब संख्या कितनी है मौलिक अधिकार की? 6 है, लेकिन पहले कितनी थी? 7 थी। ये पहले वाले हैं, ये अब वाले, एक आपका कम कर दिया गया, ठीक है ना। फिर भाग 4 पूछे तो भाग और इनके वो भी जान लीजिए, अनुच्छेद 13 से 35 तक, ठीक है ना। ये क्या है? आपके मौलिक अधिकार है। भाग 4 अगर पूछे तो भाग 4 में क्या आएगा? ये आएगा डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहां से कहां तक है? तो 36 से 51 तक। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। फिर भाग 5 में देख लीजिए, भाग 5 में किसके बारे में है? तो केंद्र के बारे में है। किसके बारे में? वही, रुक जाओ, एक भाग और छूट रहा ना, तो उसको भी कवर कर लेते हैं, मैं उसको क्यों छोड़े। तो भाग 4, एक भाग 4A पूछता है। 4A का मतलब है 4 का या पहला। तो इसमें जो है हमारे मौलिक क्या चीजें हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ओके, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। कितनी संख्या है? पहले थी पहले क्या थी भाई? आपकी 10 थी और एक और जोड़ दी गई, तो वर्तमान में आपकी कितनी हो जाएंगे? मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? 11। वही भाग 5 में देखिए, तो भाग 5 में जो संघीय सरकार है या जो केंद्र की सरकार है, केंद्रीय सरकार है या संघीय सरकार है, तो उसके बारे में जो है बताया गया है। वही भाग 8 यहां से देख लीजिए, जो आपकी यूटी होती है, यूटी का मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर पूछे दिल्ली आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना। दिल्ली को विशेष दर्जा जो है वो अनुच्छेद 239 के तहत जो है दिया गया है। किसके तहत? 239 के तहत जो है दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। ओके, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है। ओके, चलिए और कुछ अनुसूचियां देख लें और क्या। चलो रहन देते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम हिंदी के पोर्शन को देखने वाले हैं फटाफट से। इसमें बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, सब इजी क्वेश्चन है। कह रहा शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपका वाक्य ये दिया गया है, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। तो भाई खाया होना चाहिए था, क्या जलेबी है, स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग यहाँ पे आना चाहिए था। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खापी, खाई का लिख रहा है खापी, कोई भाषा ही नहीं है भाई, गलत हो गया। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाए, या गोपाल ने भाई रसगुल्ले जलेबी खाई जाएगी, खाए थोड़ी ना जाएंगे। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाई, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट जवाब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है असफल का विलोम शब्द क्या होगा? निष्फल, सफल, विगत या फिर विफल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विलोम पूछ रहा है, विफल होगा। असफल जो निष्फल दिया है लगभग में, ये समानार्थी इसने दे दिया है। सॉरी क्या कह रहा है, रुक जाओ मैं गलत बता रहा हूँ। आई थिंक असफल का विलोम पूछा है तो बिल्कुल भाई मैं गलत बता रहा था, इसके लिए माफी चाहता हूं। असफल का विलोम आपका सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा। वही विफल जो होता है भाई, असफल और विफल तो सेम ही होता है, बोलते ना भाई हम असफल हो गए या हम विफल हो गए। निष्फल भी आपका इसका समानार्थी है। विगत का मतलब होता है आने वाला। विगत का मतलब क्या होता है? विगत का मतलब क्या होता है? आगे आने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मुहावरा देखियो, कह रहा मकान के स्थान पे क्या आएगा? गज भर की मकान होना। तो कह रहा है ये एक मुहावरा है, कह रहा है यहाँ पे मकान शब्द का यूज जो किया गया वो गलत है। इसकी जगह पे कौन सा शब्द आएगा? दीवार, जुबान, दुकान या पहचान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जुबान। लोग कहते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है तो गांव में लोग कह देते हैं कि भाई तुम्हारी जुबान कितनी बड़ी है। बड़ी का मतलब ज्यादा, अगर कोई बात करता है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? शब्द जुबान। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से बताओ अशुद्ध क्या है? वाक्य आपका दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है। सड़क सही शब्द लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। जयपुर या दिल्ली या चौड़ी, तो दिल्ली भी सही है तो ये गलत है ही नहीं। ये भी चौड़ी भी सही है, सड़क भी सही है। जयपुर में छुट्टी पाई लगेगी क्योंकि पुर जो है आपका ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पवन तेज गति से चल रही है। कह रहा है
इसमें जो वर्ड आपका क्या है, जो वर्ड आपका अंडरलाइन है, कह रहा उसका पर्यायवाची क्या होगा, अर्थात पवन का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा। मृगवाहन होगा, दुश्मन होगा, या अपन होगा, या मोशक होगा। ठीक है, तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृगवाहन इसका पर्यायवाची होगा। किसका? पवन का। ओके, किसका होगा? पवन का होगा। मोशक का मतलब क्या होता है? मोशक का मतलब होता है चोर। क्या मतलब होता है? चोर। ठीक है, चलिए, चोर भी है, तस्कर भी है, और जो रात में चलता है उसे क्या बोलते हैं भाई? रजनीचर। तो रजनीचर भी किसका होता है? चोर का ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि चोर अधिकतर रात में ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निजी के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। कह रहा वाक्य पढ़ो और बताओ उसमें जो है निजी का जो पर्यायवाची है वो कौन सा यहाँ पे वाक्य है। इस प्रकार के कार्यों से ही देश का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण उसने कह दिया, तो सर्वांगीण का मतलब होता है सभी का, सभी की ओर, तो ये तो होगा नहीं। विनय अत्यंत सभ्य है, यहाँ पे कोई निजी की बात कही गई है, निजता की बात कही गई है, गलत। आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के पीछे दौड़ रहा है। या राघव सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। सामाजिक कार्य का मतलब ही होता है भैया समाज के कार्य, और समाज के कार्यों पर किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, अर्थात वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका सी बच गया है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। और वाक्य में कह भी रहा है आज प्रत्येक व्यक्ति, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ही हो गया व्यक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मुहावरा है, कह रहा है कि जो खाली स्थान है डैश पे क्या आएगा। अपने मुंह डैश है बनना, क्या बनना? सुंदर बनना, अपने मुंह सुंदर बनना, फिर अच्छा या चातक, या फिर मियाँ मिट्ठू। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मियाँ मिट्ठू बनना इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है। कह रहा है क्या है इसका राइट जवाब? सामाजिक सॉरी, या समान, या सर्वज्ञ, या फिर सर्वस्व। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सब कुछ जानता हो उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है ना, सर्वस्व का मतलब होता है सभी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है यज्ञशाला का मतलब क्या होगा? वह स्थान जहां न्याय किया जाता है। तो भैया वह आपका यज्ञशाला नहीं होता है, वह आपका न्यायपालिका होता है। क्या कहलाती है? न्यायपालिका कहलाती है। या फिर इंग्लिश में उसे आप क्या बोल सकते हो? कोर्ट बोल सकते हो। वह स्थान जहाँ व्यायाम होता है भाई, व्यायामशाला कहलाती है। ये व्यायामशाला क्या कहलाती है? व्यायामशाला कहलाती है। वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, बिल्कुल भाई, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को तो बोलेंगे यज्ञशाला। वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा की जाती है भाई, उसको सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, है ना, गांव में सभा लग जाती है, लोग बैठ के बातचीत करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? दुर्गा के अनेकों नाम हैं, इसमें जो है यहाँ पे अंडरलाइन है अनेकों के नीचे। कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह? अनेक, या बहुतों नाम है, या लाखों नाम है, या करोड़ों नाम। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनेक। क्योंकि अनेकों एक ही वर्ड होता है आपका अनेक, और अनेक जो है चाहे इसका बहुवचन बना लो, क्योंकि बहुवचन तो ये होता ही है ना। अनेकों इसका गलत हो जाएगा, कुल मिला के अनेक ही होता है बहुवचन आपका। ठीक है ना, अनेकों नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कह रहा भाववाचक संज्ञा नहीं है। महानता भाववाचक ही है भाई, उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसके भाव ले सकते हैं। बुराई, समृद्धि, या पृथ्वी। तो आंसर आ जाएगा पृथ्वी। ये बाकी जो तीनों की तीनों है, ये आपकी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा ही है। ओके, क्वेश्चन 12, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? निद्रा। भाई ये तो बिल्कुल उल्टा दे रहा है, कह रहा है निद्रा में तो भाई हमारी आंख बंद हो जाती है, तो पलक भी बंद हो जाती है ना, तो ये तो गलत हो गया। बंधक, भाई जिसको हम बंदी बना लेते हैं उसको बंधक बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। कहाँ क्या है, क्या बता रहा है? अपलक या पलक, तो पलक तो सीधे सीधे दे रहा है, क्या सही हो सकता है? गलत। अपलक क्या मतलब होगा? अपलक। वहीं इसका एक पर्यायवाची भी होता है निर्निमेष, निर्निमेष। ठीक है ना, ये इसका पर्यायवाची भी होता है। इसका भी मतलब होता है बिना पलक गिराए अथवा बिना पलक झपकाए हुए। क्वेश्चन नंबर 13, वह गाड़ी के पास सो रहा है। कह रहा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। कह रहा इसी वाक्य को दोबारा लिखो, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया?
कोई गाड़ी के पास सो रहा है, कह रहा अनिश्चयवाचक वाक्य है ये। वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है, तो भैया वह लगा दिया है, वह जिसके पास लगा देता है, जहां लग जाता है तो वह निश्चयवाचक हो जाता है, निश्चयवाचक नहीं। कौन गाड़ी के पास सो रहा है, ये तो बात सही है, हमें पता नहीं है कौन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कौन का यूज जो हुआ वो क्वेश्चन मार्क के लिए हुआ है। यहाँ पे जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या हो गया, फिर ये प्रश्नवाचक हो गया आपका, क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। ओके, कह रहा बे गाड़ी के पास सो रहे, तो ये भी नहीं, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, राइट होगा, कि कोई का मतलब पता नहीं कौन है, हम उसे नहीं जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ पे क्या शब्द, नीचे जो आपके ऑप्शन दिए गए यहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाना चाहिए। साधु संत घिसा पिटा भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं, मांस मछली से, बिल्कुल उल्टा दे रहा भाई, साधु संत एक तरफ कह रहे हो, एक तरफ मांस मछली उन्हें खिला रहे हो। सी घास पात, ऑप्शन डी साग भाजी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। साग मीन्स होता है जो ऐसी सब्जी होती है जो जैसे मान लो बथुआ है आपका, है ना, जो मतलब हरी भरी सब्जियां होती है तो उसी को साग बोलते हैं, और भाजी का मतलब क्या होता है, सब्जी होती है, ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अबुद्धय दिल्ली की किताब लाकर पढ़ता है, कह रहा इसमें जो कारक संबंधी त्रुटि है पहचान कर लिखिए और शुद्ध वाक्य बताओ कि कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। अबुद्धय किसी के किताबें लाकर पढ़ता है, अबुद्धय किसी की किताबें लाकर पढ़ता है, नहीं, अबुद्धय दिल्ली के किताबें लाकर पढ़ता है, गलत हो गया भाई, है ना, दिल्ली के दे दिया, गलत हो गया यहाँ पे। ओके, दूसरा अबुद्धय दिल्ली पर किताबें लाकर पढ़ता है, अरे भाई पूरे शहर के ऊपर बैठ जाता पढ़ने के लिए, क्या गलत हो गया। अबुद्धय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है या अबुद्धय दिल्ली को किताबें लाकर पढ़ता है, तो बिल्कुल गलत हो गया, दिल्ली को थोड़ी ना पढ़ता है, अबुद्धय दिल्ली से किताबें लाता है और आराम से बैठ के पढ़ता है, तो ये आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 क्या है, पैसेज है, इसमें हमें फिल करना है। दूर संचार के साधनों को कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाएगा, दूर संचार के साधनों को वर्तमान समाज का स्नायु तंत्र कहा जाएगा, या बेईमान व्यक्ति कहा जाएगा, या सबका साथ कहा जाएगा, या सबका ईमानदार कहा जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान समाज का स्नायु तंत्र। नंबर 2 पे कह रहा है क्या भरा जाएगा, स्नायु तंत्र कहा जाता है किसी भी देश के दूर संचार के विकसित साधनों की अहम भूमिका होती है, किसमें अहम भूमिका होती है, आर्थिक विकास में, साहित्यिक परिवेश में, सामाजिक भूमिका में, या समसामयिक परिवेश में, तो ऑप्शन ए राइट होगा, आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कह रहा है 3 की जगह पे क्या भरा जाएगा, जल्दी से जल्दी भेजने या प्राप्त करने के लिए मनुष्य पुरातन काल से साधन खोजता आ रहा है, और पुरातन काल में संदेश भेजने के लिए हम, तो यहाँ पे कह रहा है 3 पे क्या भरा जाएगा, जल्दी से जल्दी क्या, आकलन प्राकलन करने के लिए हम क्या करते थे भाई, पुरातन काल से साधन खोजते आ रहे हैं क्या, या आकलन प्राकलन सूचना समाचारों संकल्प विकल्प या रिक्तियां या विकल्पों, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना और समाचारों को ही आदान प्रदान करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, भेजने के लिए ही आदमी जो है ऐसा खोजता हुआ आ रहा है। फिर कह रहा नंबर 4 पे क्या भरा जाएगा, यहां पे देखो, ठीक है ना, पुरातन काल से, पुरातन काल का मतलब बहुत पहले से, प्राचीन काल से, काल में संदेश भेजने के लिए हम डैश है सहायता लिया करते थे। प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए इनमें से हम किसकी सहायता लेते थे, इंटरनेट सोशल मीडिया की, अरे भाई ये तो अभी चला है ना, इंटरनेट 1995 से शुरू हुआ है ना, तो पुरातन काल कैसे हो गया, कबूतर ऊंट घोड़ों तथा अन्य जानवरों की या आवाज देकर बुलाकर, या फोन मोबाइल भी अभी चले हैं, बहुत प्राचीन काल के कहाँ है, तो आंसर आएगा बी, कबूतर ऊंट घोड़ों तथा अन्य जानवरों की सहायता से हम जो पत्र व्यवहार होता है, मतलब जो समाचार या कोई बात अपनी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया करते थे। किसका, कबूतर का, आपने गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा जा, है ना। घोड़ों जब इबन बतूता भारत में आया था तो उस समय वो वर्णन करता है, बताता है भारत में, बहुत पहले की बात है कि उस समय भारत में जो पत्र व्यवहार होता था वो घोड़ों के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो डाक व्यवस्था थी वो प्रचलित थी और घोड़ों के माध्यम से उसको जो है आयाम दिया जाता था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है
5 पे क्या आएगा? समय के परिवर्तन के फलस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में आई क्रांति के कारण कबूतरों के स्थान पर आकाश में उड़ने लगे। अब इनमें से आकाश में क्या उड़ने लगेगा? ट्रैक्टर। अरे बारे भाई, पंखा लगाओ क्या? ट्रैक्टर नहीं उड़ सकता भाई आकाश में, अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। बैलगाड़ी आकाश में कहां उड़ेगी भाई? सड़क पे चलेगी धीरे धीरे। वायुयान या बस? बस भी नहीं उड़ेगी। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।